माधवपुर नाम के एक गांव में जानकी देवी अपने पति मनोहर और 2 बेटों विकास और प्रांजल के साथ रहती थी। कुछ समय बाद बड़े बेटे विकास की शादी अनीता नाम की एक गरीब घर की लड़की से हो जाती है। बढ़ती उम्र के चलते अब मनोहर की तबीयत ठीक न रहने के कारण उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, जिसके बाद उस घर में अब कमाने वाला इकलौता विकास ही था, जो एक फैक्ट्री में काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाता था और जिससे सारे घर का खर्चा चलता था। जबकि छोटा बेटा प्रांजल अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। एक रोज जानकी अपने छोटे बेटे से, बेटा अब तू भी जल्दी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ले और फिर कहीं नौकरी पर लग जा, ताकि इस घर की जिम्मेदारियों को संभालने में तेरे भाई की थोड़ी मदद हो सके। भाभी देखो ना, माँ तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। रहने दीजिए ना माँ जी, अभी इसके खेलने कूदने के दिन है। जब ब्याह हो जाएगा ना तो अपने आप सब अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हो अनीता। बहू बस तूने ही तो बिगाड़ रखा है इसे, इतना लाड प्यार देकर। चलो कोई तो प्यार करता है मुझे, वरना तुम तो हमेशा हाथ में झाड़ू लेकर झांसी की रानी की तरह लड़ने के लिए तैयार रहती हो। यूं ही खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ वो सब खुशी खुशी रहते थे। प्रांजल दिखने में बेहद ही हैंडसम था। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज माधोपुर गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी। उसी शादी में शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी अनुष्का भी आई हुई थी। शाम को जब प्रांजल अपने परिवार के साथ उस शादी में पहुंचा तो प्रांजल को देख अनुष्का के होश उड़ गए। वाओ यार, ही इज सो हैंडसम। मैं ऑल ओवर इंडिया घूमी हुई हूँ, फॉरेन कंट्रीज भी गई हूँ, बट इतना हैंडसम लड़का मैंने नहीं देखा। वो प्रांजल है, मेरे कॉलेज में पढ़ता है। कॉलेज की सारी लड़कियां उसकी दीवानी हैं। ओह आई सी, प्रांजल, अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अनुष्का को प्रांजल से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। वो वापस आकर अपने माता पिता से प्रांजल से शादी करने की जिद करती है। लेकिन बेटी वो हमारे लेवल के नहीं है। रिश्ता हमेशा ऊंचे घराने में ही जोड़ा जाता है, खुद से नीचे नहीं। अनुष्का के माता पिता उसे लाख समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इकलौती बेटी होने के कारण वो बचपन से उसकी हर जिद पूरी करते आए थे। इसलिए इस बार भी उन्हें उसके आगे झुकना ही पड़ा। वो अपनी अमीर बेटी का रिश्ता लेकर प्रांजल के घर चले जाते हैं। हमारी बेटी अनुष्का ने जब से प्रांजल को देखा है, वो तो बस उससे शादी करने की रट लगाए बैठी है। देखिए, आपको जो भी चाहिए होगा वो सब हम देंगे, लेकिन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। हाँ बहन जी, हमने आज तक अनुष्का की हर ख्वाहिश पूरी की है और इस बार भी हम उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते। बहन जी, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, हम 2 दिन बाद आपको जवाब दे देंगे। जानकी इस शादी के लिए मान जाती है। प्रांजल को तो अनुष्का पहले से ही पसंद आ गई थी। फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो गई। लेकिन अमीर घर की लड़की जब गरीब ससुराल आई तो आते ही उसके नखरे शुरू हो गए और अपनी गरीब जेठानी को तो वो नौकरानी समझने लगी। जेठानी जी, मुझे प्यास लग रही है, जाइए मेरे लिए पानी लेकर आइए। ओफो, कितनी गर्मी है यहाँ, और ये कूलर ना जाने कौन से जमाने का है। अनुष्का, मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडाई बना कर लाती हूँ, उससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। ओहो, इस गर्मी में तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। मेरे मायके में तो मेरे कमरे में 2 एसी लगे थे, लेकिन यहाँ। माँ जी, आप वो जरा पंखा कर दो। अनुष्का के दहेज में ढेर सारा सामान आया था, जिसे देख जानकी भी लालची हो गई थी और बिना कुछ कहे वो भी अनुष्का को पंखा करने लगती है। अब प्रांजल की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब वो भी एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करने लगा। ऐसे ही अनुष्का की शादी को 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक उसने रसोई में कदम नहीं रखा था। फिर एक रोज अनुष्का के पिता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक एक दिन उनकी कंपनी में आग लग गई और उनका सारा सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही नई कंपनी शुरू करने के लिए मलिक ने जो कर्जा बैंक से लिया था, उसे उतारने के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी और यहाँ तक कि अपना घर तक बेच दिया और वो सड़क पर आ गए। फिर प्रांजल उन्हें अपने साथ घर ले आया। लेकिन पापा, ये सब हुआ कैसे और अब आप रहेंगे कहाँ? प्रांजल, ये घर तो पहले ही इतना छोटा है, ऊपर से गेस्ट रूम भी नहीं है यहाँ। कोई बात नहीं बेटी, हम कहीं और गुजारा कर लेंगे।
तभी अनीता कहती है, नहीं अंकल आंटी, ये घर आपका भी तो है, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। और रही रहने की बात तो आप मेरे कमरे में रह लीजिएगा, मैं और विकास बाहर हॉल में सो जाएंगे। फिर जैसे कुछ पैसे जुड़ जाएंगे तो हम एक कमरा और डाल लेंगे। और अनुष्का, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, घर नहीं। दिल बड़ा हो तो जगह अपने आप बन जाती है। बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है भाई साहब। ये बात सुनकर अनुष्का शर्मिंदा हो जाती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अपने माता पिता के लिए जेठानी का ये बर्ताव देखकर उसे अपनी जेठानी पर बहुत गर्व महसूस होता है। वो अपनी जेठानी से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने हमेशा आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी आपने मेरे पेरेंट्स को इतना सम्मान दिया। आई एम रियली सॉरी दीदी। कोई बात नहीं अनुष्का, तुम मेरे लिए छोटी बहन जैसी हो, और बहन के माता पिता भी तो अपने माता पिता जैसे ही होते हैं। फिर दोनों देवरानी जेठानी सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं। उषा देवी की दो बहुएं नीलम और कविता। बड़ी बहू नीलम के दो बच्चे थे और छोटी बहू कविता की शादी को 1 साल होने वाला था। नीलम बड़ी थी इसलिए अपनी आदत के हिसाब से हर जगह अपना रुतबा दिखाने की उसकी आदत थी। वो कविता को आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। कविता, रोटियां भी रहने दो, मैंने बाहर वेज बिरयानी सबको सर्व की है। पर भाभी, बुआ जी तो रोटी मांग रही थी, उन्होंने कहा कि वो चावल नहीं खाती हैं। मैंने कहा ना अभी रुक जाओ, रोटियां जरूरत होगी तो बना लेंगे। भाई दूज का त्योहार था, घर में सब मेहमान आए हुए थे, इसलिए उषा देवी की दोनों बहुएं रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। नीलम ने वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी और वो सबके सामने अपनी उसी बिरयानी के गुण गा रही थी, जैसे कि अपने मुंह में या मिट्ठू बनने वाली बात हो। बुआ जी, थोड़ी और बिरयानी लीजिए ना, मुझे लगता है आपको बिरयानी पसंद नहीं आई। नहीं नहीं बहू, तुम्हारे हाथ का खाना तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम, पर मैं ज्यादा चावल नहीं खाती हूँ। रुको ननद जी, मैं अभी रोटी मंगवाती हूँ। कविता बहू, क्या हुआ, रोटी बनी नहीं क्या अभी तक? मैं खुद ही देख कर आती हूँ। उषा देवी रसोई में जाती है तो कविता रसोई में रोटी बनाने की जगह मीठी सेवई बना रही थी। उषा देवी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कविता की डांट लगा दी। क्या बात है कविता बहू, इतनी देर से बुआ जी रोटी का इंतजार कर रही हैं और तुम यहाँ सेवई बना रही हो। अरे पहले उन्हें रोटी तो पूरी खिला लेती, तुम्हें पता है कि वो चावल कम खाती हैं और मैंने तुम्हें स्पेशली यहाँ रोटी बनाने के लिए भेजा था। माँ जी, वो नीलम भाभी ने मुझे। कविता, तुम रहने दो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ जी आप बाहर जाओ, मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक कर लाती हूँ। पहली बार कविता को एहसास हुआ कि नीलम उसके साथ सही नहीं कर रही है। उस दिन उसने ठान लिया कि वो देवरानी है तो क्या हुआ, पर इस तरह से जेठानी का गलत व्यवहार भी तो वो सहन नहीं कर सकती ना। अब वो चौकन्ना रहने लगी। जब भी नीलम अपने आप को आगे करती तो कविता भी पीछे नहीं हटती, पर वो इस बात का जरूर ध्यान रखती थी कि नीलम उसकी जेठानी है तो उसका मान सम्मान भी बना रहे। एक दिन उषा देवी की बहन और बेटी उन सबके साथ बाजार गई। उषा देवी की बहन की लड़की किरण की शादी थी तो वो सब उसी की शादी की शॉपिंग के लिए गई हुई थी। मौसी जी, ये लहंगा किरण पर बहुत अच्छा लगेगा। क्यों किरण? नीलम भाभी, कविता भाभी जो प्याजी कलर का लहंगा दिखा रही है वो भी बहुत अच्छा है। आजकल प्याजी रंग बहुत इन है, मैंने बहुत सारी एक्ट्रेस को देखा है, वो आजकल इसी कलर के लहंगे अपनी शादी में पहन रही हैं। इसमें फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं। एक काम करना किरण, तुम दामाद जी के भी सेम कपड़े ही बनाना, बहुत सुंदर लगेंगे। और वो जो मैंने पार्लर वाली तुम्हें बताई है ना, वो इतना सुंदर मेकअप करती है ना कि तुम बहुत सुंदर लगने वाली हो। सच कविता भाभी, आपने तो मेरी शादी की बहुत ही बढ़िया शॉपिंग करवा दी है। अरे भाभिया होती ही इसीलिए हैं कि अपनी ननद का ख्याल रख सके। सच कविता, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अरे रितु, ये आजकल के बच्चे हैं ना तो ये हमसे ज्यादा जानते हैं। कविता भाभी, आप सामने मेरे साथ उस शॉप पर चलना, मुझे वहाँ से अपनी जीन्स के साथ अच्छा सा टॉप भी लेना है। मुझे धीरज ने बोला था कि अगर हम हनीमून पर जाते हैं तो जीन्स भी आप समझ रहे हो ना भाभी? मैं सब समझ रही हूँ किरण, बहुत अच्छा लगता है ये सब शॉपिंग करना, खट्टी मीठी यादें बन जाती हैं। नीलम बुरी तरह से चिढ़ चुकी थी क्योंकि सब कविता को ही महत्व दे रहे थे। तभी नीलम का बेटा आइसक्रीम की जिद करने लगता है। मम्मी, मुझे आइसक्रीम लेनी है। मम्मी मम्मी। नहीं लेनी आइसक्रीम, मैंने कहा नहीं लेनी। क्या बात है बहू, बिट्टू को क्यों मार रही हो? किस बात का गुस्सा है? पता नहीं रितु, इसे आजकल क्या होता जा रहा है, जब देखो गुस्से में भरी रहती है। बहू थोड़ा लिहाज करो, ये बाजार है, हम किसी की दुकान पर बैठे हैं। अरे बहू छोड़ो, भी बच्चा है, कोई बात नहीं। आओ देखो जरा, मेरे लिए भी एक साड़ी पसंद कर लो। लाओ, गुड़िया को मेरी गोदी में दे दो। नीलम गुड़िया को अपनी सास की गोदी में दे देती है। वो लोग साड़ी देखने लगते हैं। कुछ देर बाद जब कविता किरण के साथ वापस लौटती है तो उस समय सबका ध्यान बिट्टू की तरफ जाता है। बिट्टू वहाँ नहीं था। बिट्टू, बिट्टू कहाँ गया? बिट्टू,
कविता, किरण, तुम दोनों ने बिट्टू को देखा दुकान से बाहर कहीं जाते हुए? नहीं भाभी, दुकान के बाहर तो हमें बिट्टू कहीं नहीं दिखा। रुको मैं देखती हूँ, क्या पता बाहर खड़ा हुआ हो। सब लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं पर बिट्टू कहीं भी दिखाई नहीं देता। नीलम के साथ साथ सबका रो रो कर बुरा हाल था। तभी कविता के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो, कौन? चाची मैं बोल रहा हूँ। बिट्टू, चाची मैं अंकल के साथ खड़ा हूँ। अंकल के साथ? बेटा अंकल को फोन दो। जी आपका भतीजा मेरे पास ही खड़ा है, वो बिल्कुल सेफ है, आप इस जगह पहुँच जाइए। सब लोग घबराकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बिट्टू उस आदमी के साथ खड़ा था। बिट्टू, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक चोर अंकल मुझे आइसक्रीम दिलाने ले जा रहे थे, मैं उनके साथ जा रहा था, तभी इन अंकल ने मुझे रोक लिया और उसकी खूब पिटाई की, वो यहाँ से भाग गया। जी आपका बेटा बिट्टू बिल्कुल ठीक है, वो बदमाश भाग गया, वो तो मेरी नजर पड़ गई और मैंने उसे पकड़ लिया। आपका बेटा बहुत समझदार है, इसे बाकी फोन नंबर तो याद नहीं थे पर अपनी चाची का नंबर याद था, इसलिए मैंने तुरंत इनके नंबर पर फोन मिलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। सब लोग बिट्टू को लेकर घर आ जाते हैं। नीलम को सारी बात समझ में आ जाती है। कुछ दिन पहले ही बिट्टू कविता के साथ बैठा था तो कविता उसे अपना मोबाइल नंबर याद करवा रही थी और बिट्टू को इसमें बहुत मजा आ रहा था। बिट्टू नीलम के फोन से कविता के नंबर पर बार बार डायलिंग कर रहा था। मजाक मजाक में ही सही, पर बिट्टू को इसी बहाने अपनी चाची कविता का नंबर याद हो गया था। ये क्या खेल बना रखा है कविता? पढ़ने वाला बच्चा है, तुम इसे मोबाइल की आदत डाल रही हो। चलो बिट्टू, पढ़ाई करनी है। नीलम को सब कुछ याद आ जाता है और वो बहुत शर्मिंदा होती है। उसकी आंखों में आंसू थे। आई एम सॉरी कविता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। तुम सचमुच सबका कितना ख्याल रखती हो। भाभी, आप सबका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है और आप सब भी तो कितने अच्छे हो, मेरी इतनी केयर करते हो। मम्मी भूख लगी है बहुत जोरों की। शाम हो रही है, सब लोग घर आने वाले होंगे, जल्दी से खाना बना लो। मेरे राज दुलारे गुड्डे को भी भूख लगी है। भाभी, मैं सोच रही थी आप जल्दी से दाल चावल रेडी कर लो, मैं गरम गरम रोटी सेक लेती हूँ, फिर हम सब मिलकर आज एक साथ खाना खाएंगे। मौसी जी, किरण, आप सब भी खाना खाकर ही जाना। हाँ बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है। नीलम, जल्दी से दाल चावल बना लो। और कविता, एक काम कर बहू, रोटी के साथ साथ ना वो जो तूने लाल मिर्च का अचार डाला है ना, वो जरूर खिलाना, वो बहुत ही टेस्टी बनाया है तुमने। हाँ बहू, जल्दी से अब तुम दोनों खाना बना लो। नीलम भाभी, मैं कह रही थी इस साड़ी के साथ चप्पल अच्छी लगेगी या फिर सैंडल? इसके साथ तो हील वाली चप्पल ही अच्छी लगेगी। कुछ भी कहो भाभी, के चावल एक एक दाने खिले हुए बनते हैं, मुझे तो ऐसे चावल बनाने ही नहीं आते। भाभी, मुझे भी इस तरह के चावल बनाने सिखाओ ना, जिसमें एक एक दाना अलग हो, मुझे भी सीखना है। और फिर इस तरह हंसते और खट्टी मीठी बातें करते हुए देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं।